जन्नत फिल्म में अर्जुन दीक्षित कहता है, हारने का डर और जीतने की उम्मीद, इसके बीच जो एक टेंशन वाला वक्त होता है ना, ये बहुत कमाल का होता है। और इसी तर्ज पे यूपीएससी इंटरव्यू का कॉल लेटर आना और यूपीएससी इंटरव्यू देने के बीच का जो समय होता है, वो भी बहुत कमाल का होता है। इसमें ड्रामा है, ट्रेजेडी है, थ्रिल है और किक है। इसमें वो सब कुछ है जो जिंदगी में हो सकता है। इसमें उन सारी भावनाओं का एक सैलाब है जिससे एक इंसान गुजर सकता है। तो हमारे साथ हमेशा की तरह सुमित भाई हैं, जिन्होंने अभी कुछ ही रोज पहले यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है। तो सुमित भाई, इससे पहले कि हम लोग तफसील से इस बात पर विमर्श करें कि उस दिन क्या हुआ, क्या कुछ घटा आपके साथ, जो कि जिंदगी में इससे पहले नहीं हुआ था, सबसे पहले आपका फर्स्ट रिएक्शन मैं जान लूं कि इंटरव्यू देने के बाद जब आप बाहर आए, आप फील कैसा कर रहे हैं अभी, और उस वक्त जब आप बाहर आए थे तब आप कैसा फील कर रहे थे इंटरव्यू देने के बाद। पहले तो थैंक यू कृपा भाई, इस बारे में बात करने के लिए, क्योंकि कई बार ऐसे मैसेजेस भी आए हैं कि इंटरव्यू एक्सपीरियंस को शेयर किया जाए। तो इस बारे में बात करते हैं, और नो डाउट बात करना अच्छा भी लगता है। जैसा कि आपका सवाल है कि इंटरव्यू देने के जस्ट बाद आपने क्या महसूस किया, तो पहली जो फीलिंग है उस वो रिलैक्सेशन की फीलिंग है, रिलैक्स्ड हो गया। हम्म। एक हम्म। साइकिल कंप्लीट हो गई, हम्म। इरिस्पेक्टिव ऑफ रिजल्ट की। लाइक कोई नहीं कह सकता ना कि क्या होगा। सही बात। ये तो कहना पॉसिबल ही नहीं है कि आपको कभी किसी सुबह को फील होता है कि आप सिलेक्ट हो रहे हो, हम्म। दोपहर को फील होता है कि आप टॉप 100 में आ रहे हो, हम्म। और शाम होते होते ऐसा लगता है कि पता नहीं सिलेक्शन होगा भी कि नहीं। तो ये हम्म। ये वाली फीलिंग ना, वो ये परपेचुअल है। लेकिन इंटरव्यू देने के बाद जो सबसे पहली फीलिंग आती है कि बस हो गया, रिलैक्स। 1.5 महीने से पढ़ हम्म। रहे थे, रोज न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, हम्म। डैफ की तैयारी कर रहे थे, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी होती है ये भी बात कर लेंगे। हम्म। लेकिन वो आप जो एक जो दिमाग पे वो रहता है ना, बोझ, वो हम्म। हल्का हुआ। हम्म। दूसरी फीलिंग मुझे ऐसी आई कि मुझे लगा कि मेरा इंटरव्यू ठीक ठाक हो गया है। हम्म। तो दूसरी फीलिंग थी सेटिस्फैक्शन की। पहली रिलैक्सेशन की, हम्म। दूसरी सेटिस्फैक्शन की। तो ये मुझे फील हुआ इंटरव्यू देने के बाद। अच्छा। हाँ, मतलब जनरली, और मुझे याद है जब आपने इंटरव्यू दिया था उसके 1-2 घंटे बाद आपने 7 बजे के आसपास इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट किया था कि नेचर आई हैव डन, यूनिवर्स आई हैव डन माय जॉब, नाउ इट इज़ योर टर्न। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था मुझे देख के। तो बहुत कुछ मतलब हम लोग साथ में तैयारी करते थे, तो एक एक बंदा जब आपके साथ का जब इतने आगे पहुंच जाता है, तो ऐसा लगता है कि आपने वाइकेरियसली, इनडायरेक्टली उस जिंदगी को उसके थ्रू जी लिया। तो ये मतलब एक डार्क यूपीएससी का जो एक कोर मेंबरशिप का ग्रुप है, उसके लिए भी बहुत फक्र की बात थी कि आप वहाँ दिखे उस खिले हुए चेहरे के साथ यूपीएससी भवन के सामने। तो हमारे लिए भी बहुत ही एजाज की बात थी। तो मैं अपनी फीलिंग बताने लगा यहाँ। तो अभी नहीं नहीं, सही है सही है। वो वाला जो मैंडेटरी फोटो शूट है, वो तो आप चाहे कितना भी मेच्योर बन लें, लेकिन वहां हाँ। जाके आप कराते ही वो वाला फोटो शूट। तो सही मैंने भी बात। कराया, 3-4 फोटो खिंचवाए मैंने। हाँ हाँ। और वही है कि यही सच्चाई भी है कि आई हैव डन माई पार्ट, नाउ इट्स योर टर्न यूनिवर्स। सही बात है, तो बिल्कुल सही बात है। तो इससे पहले कि मतलब हम लोग बात करें कि उस दिन क्या क्या हुआ, थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताइए, खासतौर पे इंटरव्यू प्रिपरेशन की जर्नी, और उन भ्रांतियों को थोड़ा सा आप बस्ट करिए जो होता है कि मॉक इंटरव्यूज में जैसे होता है ना कि नॉर्मल 2-4 इंटरव्यू में, किसी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लेना चाहता, उनके इंटरव्यूज देख के लोगों को लगता है कि उसमें तो गिलास आगे सामने करके बोलेंगे कि प्रपोज करो। ऐसी सब भ्रांतियां जो हैं, तो आप अपने इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में बताइए, क्या कुछ जो जो आपको पहले से लगता था, लेकिन आपको आकर यहाँ थोड़ा सा रियलिटी चेक मिला कि नहीं, इंटरव्यू में ऐसे प्रिपरेशन करते हैं, कितने मॉक्स आपने दिए, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। हाँ, जब भी हम इंटरव्यू प्रिपरेशन की बात करते हैं ना, तो अमूमन लोगों के दिमाग में ख्याल आता है मॉक इंटरव्यूज का। हम्म। मॉक इंटरव्यूज आर पार्ट ऑफ इंटरव्यू प्रिपरेशन, लेकिन वो इंटरव्यू प्रिपरेशन नहीं होता है। हम्म। मॉक इंटरव्यू बहुत डिफरेंट होता है रियल यूपीएससी इंटरव्यू से। जो लोग ट्रांसक्रिप्ट पढ़ रहे होंगे अभी, उनमें हर ट्रांसक्रिप्ट में एक बात कॉमन दिख रही होगी कि इट वाज नथिंग लाइक द मॉक्स। तो मॉक्स प्रैक्टिस वगैरह के लिए ठीक है, लेकिन हम्म। ऐसे बहुत यूजफुलनेस नहीं है कुछ मॉक्स की। अब अगर हम्म। इंटरव्यू प्रिपरेशन की बात करें, तो दो तीन चीजें ध्यान रखनी होती हैं, या फिर यूं कहें कि दो तीन डायरेक्शन में प्रिपेयर कर सकते हो आप। एक तो जो आप अपना डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो, उसमें से कीवर्ड आइडेंटिफाई करो कि आपने क्या क्या भरा हुआ है। जैसे कि आपने हॉबी में, जैसे फॉर एग्जांपल कि मेरा हॉबी वाला सेक्शन जो था, उसमें मैंने 3 हॉबीज लिखी थी। एक तो जावा प्रोग्रामिंग,
हम्म। एक मैंने लिखा था स्टैंड अप कॉमेडी देखना, और एक मैंने लिखा था पोएट्री लिखना और रिसाइट करना। तो अब ये तीन कीवर्ड्स हो गए। आप इन तीन कीवर्ड्स पे अपने नोट्स बना लो, दो दो तीन तीन पेज के। हम्म। ऐसे ही आपके डेफ में जितने भी कीवर्ड हैं, वो कीवर्ड आपका होम टाउन हो सकता है, आपका नाम हो सकता है, हम्म। आपके ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट हो सकता है, आपके ऑप्शनल का सब्जेक्ट हो सकता है, आपने कुछ स्कॉलरशिप पाई है वो हो सकता है, जो भी आपने मेंशन किया डेफ में वो आपके कीवर्ड्स हैं। हम्म। उनको प्रिपेयर करो, क्योंकि पहली बात क्या होता है कि जब भी आप इंटरव्यू रूम में घुसोगे ना, तो इंटरव्यूअर आपको देखने से पहले आपका डेफ देख रहा होता है। तो कुछ वर्ड्स उसके दिमाग में चिपक जाते हैं, कुछ वर्ड्स हम्म। उसको क्यूरियस करते हैं, और फिर वो उस पर बात करना चाहता है। पहला रीजन। दूसरा रीजन कि आपके और इसके बीच में एक कॉमन लिंक है, डेफ। तो अगर किसी कॉमन ग्राउंड पे कन्वर्सेशन हो सकती है तो डेफ पे ही हो सकती है, वरना वो आपके बारे में और क्या ही जानता है, क्या बात करेगा आपसे। हम्म। तो डेफ के कीवर्ड को तैयार करना पहला स्टेप होता है प्रिपरेशन का। हम्म। दूसरा स्टेप प्रिपरेशन का होता है करंट अफेयर्स। तो उसमें कुछ खास नहीं है, आप रोज एक न्यूज़पेपर, लोग बहुत बोलते हैं दो न्यूज़पेपर पढ़ो, तीन न्यूज़पेपर, ऐसा कुछ नहीं है, एक न्यूज़पेपर फॉलो करो रोज। हम्म। एक न्यूज़पेपर पढ़ो, मतलब प्री और मेंस के लिए तो ऐसे हम लोग नहीं सजेस्ट करते हैं कि आप न्यूज़पेपर पढ़ो। पढ़ना फायदा करता है, नो डाउट, पढ़ने में फायदा होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे पढ़ते हैं कि दो दो घंटा वही पढ़ते रह जाते हैं, तो उससे हम्म। थोड़ा नुकसान भी होता है। लेकिन इंटरव्यू के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना मैंडेटरी है। तो मैं इंडियन एक्सप्रेस फॉलो कर रहा था, तो ये मेरा दूसरा। और तीसरा, नो डाउट कि हाँ, मॉक्स में अपियर कर रहा था, मैंने पांच छह मॉक्स दिए थे। बट मैं फिर भी बता दूं कि मोक्स की ज्यादा यूटिलिटी नहीं है। अगर आप में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम है तो मोक्स के थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कॉन्फिडेंस ले आ सकते हो। हम्म। लेकिन ऐसा सोचो कि इंटरव्यू में सब कुछ रिपीट हो जाएगा, या वैसे ही आप मतलब एग्जैक्टली वैसा ही आप इंटरव्यू में वैसा ही बोल दोगे, तो ऐसा नहीं होता है। एक बात मैं बहुत इंटरेस्टिंग बताना चाहूंगा कि आप चाहे ना कितना भी प्रिटेंड कर लो, आप हम्म। अपने पर्सनालिटी पे कितने भी लेयर्स चढ़ा लो मोक्स के थ्रू। मोक्स में सजेशन मिलते हैं कि आप हाथ हिलाओ थोड़ा, थोड़ा मुस्कुरा के बात हम्म। करो, थोड़ा तेज बोलो, थोड़ा धीरे बोलो। ये सारे लेयर्स ना जो आप मोक्स से गिदर करते हो ना, वो अपने पर्सनालिटी पे चढ़ाते जाते हो, अगले मोक्स में उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हो। लेकिन जब आप रियल इंटरव्यू में जाओगे ना, ये सारे लेयर्स सेटल्ड हो जाएंगे, हम्म। और आप एक्चुअली में जो हो ना, वो निकल के वहां आ जाएगा। हम्म। तो वो एक्चुअली में निकल जाएगा, वहां प्रिटेंड करना बहुत मुश्किल है। तो हम्म। शायद मैंने बहुत लंबा बोल दिया प्रिपरेशन पे। नहीं, तो अगला ये सवाल बिल्कुल पूछो। ऐसा ही है हाँ। सुमित भाई। जब आप बोल रहे थे तो मैं इसको जो जो मेंस की आंसर राइटिंग होती है उसमें जो यूपीएससी क्यों ऐसा होता है कि यूपीएससी उसको 4 घंटे का भी समय दे सकता है, लेकिन यूपीएससी चाहता है कि आप दो पेज जो है वो 7 मिनट के अंदर भरें। केस स्टडीज हैं तो 12 से 13 मिनट में आपका केस स्टडी पूरा हो जाए। तो जब समय की जो कमी होती है ना, समय, इट्स ऑल अबाउट टाइम, टाइम इज द गॉड हियर। समय से जब आप लड़ते हम्म। हो तभी आपकी जो जो वास्तविक पर्सनैलिटी है होती है वो खुल के सामने आती है। कितने भी आप लेयर्स हम्म। लगा लें, आंसर राइटिंग के कॉन्टेक्स्ट में ही मैं बात करूं, कितनी ही सारे वैल्यू एडिशन और तमाम चीजें जो मार्केट में बताई जाती हैं वो सब चीजें आप अपने पर्सनालिटी में और आंसर राइटिंग में जो है चढ़ा लें, लेकिन असली में जब समय आएगा लिखने का, तो वास्तविक रूप से आप वही लिखेंगे जो आपकी कोर पर्सनैलिटी है। तो आपकी कोर पर्सनैलिटी, हाँ, जैसे मैं अगर व्यक्तिगत अनुभव से बोलूं, जो आपके मॉक इंटरव्यूज जिस हिसाब से आप बताते थे, तो हमको ये समझ में आया था कि मॉक इंटरव्यूज में इनिशियली जो है आप जो है कुछ कुछ आंसर्स, खास तौर पे वो आंसर जो बहुत अच्छे से आपको पता था, उसमें थोड़ा सा आप उतावले हो जा रहे थे और बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे थे। लेकिन एंड आते आते, जैसे इंटरव्यू के 2 दिन पहले भी हम लोगों ने एक मॉक इंटरव्यू खुद ही आपस में ही किया था, तो उसमें सारे ही क्वेश्चंस पर आप बहुत सहज रूप से जवाब दे रहे थे। तो कुछ एक चीजें हैं जो आपको मदद कर सकती है मॉक इंटरव्यू में, लेकिन ये कहिए कि मतलब पूरा वो हूबहू एक तरह से मॉक ही होता है यूपीएससी इंटरव्यू का, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारी उसमें अलग अलग चीजें होती हैं जो यूपीएससी इंटरव्यू में समझ में आती हैं, है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एक तो इंटरव्यू, हम्म। यूपीएससी का जो इंटरव्यू होता है ना, वो क्वेश्चन आंसर्स नहीं होता है, वो कन्वर्सेशन होता है। बिल्कुल और बिल्कुल। मॉक्स जो है क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, तो थोड़ा सा ये हम्म। बेसिक डिफरेंस है। वहां पे हम्म। आपको नेचुरली कन्वर्सेशन को कैरी करना होता है यूपीएससी में, और वो आप जितने कॉन्फिडेंस से, जितने आर्टिकुलेट तरीके से कर पाते हो, उतना हम्म। फायदा होता है। तो सही इट इज बात। नॉट अ टेस्ट ऑफ नॉलेज, इट इज अ टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी, इसीलिए उसको पर्सनालिटी टेस्ट बोला जाता बिल्कुल है। बिल्कुल, ये तो बात हाँ, तो आप सही ऐसी है बोल रहे कि हो। हमारे जो मम्मी पापा भी हैं वो भी कभी कभी, जो कभी मार्केट में जो यूपीएससी इंटरव्यू से के कॉन्टेक्स्ट में जो बातें चलती है ना, तो उसमें सबसे पहली बात यही चलती है, अरे नॉलेज का टेस्ट तो तुम्हारा हो चुका है मेंस में। तो ये बात सही है, अभी हम्म। भी ये होल्ड ट्रू करती है कि नॉलेज का टेस्ट तो आपका हो बिल्कुल। चुका है। वो आपके
व्यक्तित्व को ही देखना चाहते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को देखना चाहते हैं। खैर, ये हम लोगों ने अपने प्रिपरेशन की बात कर ली सुमित भाई। अब उस दिन जी। को थोड़ा सा तफसील से थोड़ा सा जूम इन करते हैं। अभी तो वो दिन 2-4 दिन बीत गया है, लेकिन थोड़ा जूम इन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि लाइफ इज ट्रेजिडी व्हेन जूम्ड एंड लाइफ इज कॉमेडी व्हेन जूम्ड आउट। तो उस दिन को जब मैं हम्म। जूम इन करूं, तो उस दिन की सुबह कैसी थी? मतलब जब आप नींद से उठे तो मन में कैसी भावनाएं चल रही थी, क्या सोच रहे थे आप? उस दिन की सुबह को शुरू करने से पहले उसके एक दिन पहले की रात से शुरू करता हूँ मैं। ओके। मतलब मैं हाँ। सोचा था कि क्योंकि इंटरव्यू है अगले दिन, और क्योंकि मेरा फोरनून सेशन था, मॉर्निंग हम्म। वाला सेशन था, तो 8:30 बजे मुझे वहां पहुंच जाना था। हम्म। और मैं जहाँ पे दिल्ली में रुका हुआ हूँ, लगभग 1-1.5 घंटा मुझे लगता है वहां पहुंचने में। हम्म। तो मुझे 6:30 7 तक निकलना था यहाँ से। तो सोचा कि 11 बजे तक सो जाते हैं तो 6 बजे 5 बजे उठ जाएंगे तो अच्छी नींद पूरी हो जाएगी। हम्म। भाई रात भर नींद नहीं आई। हम्म। अब उसको आप एंजाइटी कहो, एक्साइटमेंट कहो, या कुछ भी कह लो, मतलब प्री के पहले भी मुझे रात भर नींद नहीं आई हाँ, थी। यही मैं अभी बोलने जा रहा था। जब भी जिस एग्जाम से हाँ। पहले भी आपको पैनिक अटैक या फिर डिप्रेशन या फिर ऐसी चीजें होती हैं, उस एग्जाम में आप फोड़ने वाले होते हैं। तो अगले दिन प्री में भी 130 आपने मारा, यहाँ भी आप देखिएगा। मैं कुछ बोलना नहीं चाहता भाई, कुछ बड़ा होने वाला है। खैर, आप कंटिन्यू करिए। लेटेस्ट थी तो हाँ। सुबह 5:30 बजे मुझे नींद आ गई, पता नहीं नहीं हाउ। हम्म। और फिर मेरी नींद 6:15 पे खुल भी गई, तो अरे वाह। 45 मिनट की नींद रही होगी। हम्म। लेकिन भाई इससे गहरी नींद मुझे लगता है कि मैंने 2-3 साल में अभी तक मैंने नहीं देखा होगा। ओह। तो ऐसा लगा कि 6-7 घंटे मैं सो लिया हूँ इस 45 मिनट में। वाह। तो फ्रेश लग रहा था अंदर से, और मुझे ये पता था कि चाहे आप रात भर ना भी सो, अगर हम्म। अच्छा होना रहेगा तो अच्छा होगा। ये मुझे प्री और मेंस से ये एक्सपीरियंस, ये लर्निंग मिल चुकी थी। तो मैं ज्यादा हम्म। मतलब पैनिक नहीं हुआ कि यार रात भर सो नहीं पाया, पता नहीं कैसा होगा। तो हम्म। उठा, हल्का नाश्ता किया, और मैं गया मतलब यूपीएससी भवन। हम्म। तो एक जो सेंट्रल हॉल का लीजेंड है, हम्म। तो सेंट्रल हॉल को मैंने देखा। वो अपना फॉर्मेलिटी वगैरह किया, मतलब हम्म। जो भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हो जाता है, हम्म। मतलब अटेंडेंस स्लिप वगैरह होती है। फिर आप सेंट्रल हॉल में बैठते हो, एक राउंड टेबल होता है। हम्म। और आपके बोर्ड में, मतलब जिस बोर्ड में आपका इंटरव्यू है, उस सेशन में जितने लोगों का और इंटरव्यू होने वाला होता है, वो सब 6 लोग लगभग एक राउंड टेबल के आसपास बैठते हैं। हम्म। तो बहुत मिक्स्ड फीलिंग होती है, बहुत मिक्स्ड फीलिंग होती है। पहले तो आप घुसते हो थोड़ा सा नर्वसनेस के साथ, लेकिन वहां पे फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम चलता है, 15-20 मिनट उसमें जाता है, फोटो पेस्ट करना होता है, पूरा हम्म। फॉर्म फिल करना होता है, अंडरटेकिंग पे सिग्नेचर करने होते हैं, तो उसमें दिमाग बिजी हो जाता है, तो 15-20 मिनट तो नहीं पता चलता है। हम्म। फिर उसके बाद अब पहले बंदे को उठा के ले जाया जाता है। तो मुझे लगता है कि जब मुर्गी फॉर्म में, उसमें मुर्गे बंद रहते हैं ना, वो एक जाली वाले उसमें, तो जब पहले मुर्गे को काटने को ले जाया जाता होगा, तो जो बाकी के मुर्गों को फीलिंग आती होगी, हाँ हाँ। मुझे लगता है कहीं कहीं थोड़ी उसकी ये वाली फीलिंग तो होती है। तो पहले को ले जाया गया, तो फिर बाकी के जो बच्चे थे आपस में बात करने लगे। हम्म। पहली बात ये होती है कि यार कौन सा बोर्ड मिला है हमें। हम्म। तो पहले वाले को ले जाएगा, तब तक पता नहीं चला था हमें हमारा कौन सा बोर्ड है। हम्म। फिर बाद में बाकी राउंड टेबल्स से खबर होते होते आई कि हमारा बोर्ड दास सर का बोर्ड है। तो थोड़ा सा ओके। रिलैक्स हुए लोग कि दास सर अच्छा मार्क्स देते हैं, मतलब एक अच्छा। एवरेज मेंटेन करके चलते हैं। हम्म। मार्केट में ऐसा ऐसे मिथ्स बने होते हैं कि राज शुक्ला सर हैं तो वो या तो बहुत मिनिमम मार्क्स देंगे या तो बहुत एक्सट्रीम पे मार्क्स दे देंगे, उनका बीच अच्छा। में कुछ नहीं होता है। तो अच्छा। दास सर के बारे में ये है कि दास सर मजे हुए खिलाड़ी हैं। हम्म। जीपीएससी के भी चेयरमैन रहे हैं वो बहुत साल तक, हम्म। यूपीएससी में भी हैं, तो वो बहुत बड़ा बैलेंस करके चलते हैं। तो वो एवरेज मार्किंग करते हैं, अच्छा हुआ तो एवरेज से थोड़ा ज्यादा, बेकार हुआ तो एवरेज से थोड़ा कम। आप ओके। सेफ जोन में रहते हैं, दास सर को ऐसा माना जाता है। तो हम्म। ये सुन के थोड़ा सा काम काम हुए हम अपन। हम्म। फिर वहां पे जैसा पानी वानी चाय वाय रखा रहता है, आप कुछ भी ले सकते हो। पेपर रखा होता है, तो मैंने इंडियन एक्सप्रेस का पेपर निकाला, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस ही मैं पढ़ रहा था पिछले 1.5 महीने से। हम्म। लेकिन आप पढ़ते जाते हो, कुछ समझ नहीं आता है, हम्म। क्योंकि उस समय आपके, मतलब जो भी बोलो उसको, इमोशंस बोलो या नर्व्स पे कंट्रोल बोलो, दिमाग मतलब बहुत काम नहीं रहता है। तो फिर हम्म। मैंने पेपर रख दिया, मतलब मैंने जो किया मैं वो बता रहा हूँ। हम्म। फिर सेकंड बंदा गया, थर्ड बंदा गया, तो लगभग 10:45 पे मेरा नंबर आया। दस तो पैंतालीस इससे या पहले ग्यारह आप पंद्रह अपने जो साथ आपके जो कैंडिडेट्स बैठे बैठे थे, उससे कुछ बातें बातें भी हुई? किस तरह के लोग थे, कहाँ हाँ कहाँ से हाँ आए हाँ, थे? थोड़ा इंटरेस्टिंग है, अब इसको कैसे भी ले सकते हैं। एक हम्म। तो मेरे बगल में एक भैया बैठे थे, उनका नाम मैं नहीं लूंगा। हम्म। तो उन्होंने मुझे थोड़ा काम डाउन करा, उनको लग गया कि देख के कि शायद ये पहली बार इंटरव्यू दे रहा है।
हम्म। उन्होंने कहा कि रिलैक्स रहो, अच्छा हो जाता है, मतलब कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, कॉन्फिडेंट रहो। तो मैंने कहा कि क्यों ही मुझे सिखा रहे हैं। अच्छा। तो फिर पता चला कि उनके पिछले इंटरव्यू में 180 नंबर थे, वो ऑलरेडी आईआरएस कस्टम्स थे। फिर हम्म। उन्होंने मुझे काफी अच्छा बताया, तो ठीक है, मैं काम हो गया था। तो ये बात तो इंटरेस्टिंग था काफी, और मुझे लगा कि वहां पे जो भी बैठे हुए थे, लगभग 30 से 35% लोग तो ऑलरेडी सर्विसेज में ही थे। तो ये देख के भी ओह। आपको थोड़ा सा नर्वसनेस हो जाता है कि हम्म। किनके साथ आपका कंपटीशन है, कोई आईपीएस ऑफिसर है, कोई हम्म। रेवेन्यू सर्विसेज में ऑफिसर है, कोई कस्टम्स में है। तो लेकिन ठीक है, फिर भी आपको ओवरऑल अपना नर्व्स जो है काबू में रखना होता है। इंटरव्यू का यही गेम ही है हम्म। कि एक बार आपकी पकड़ आपके कॉन्फिडेंस से छूटी तो इंटरव्यू हम्म। छूट गया। ये मुझे अच्छे से पता था, इसीलिए मैंने जो भी टेक्टिक्स होती हैं कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने की, नर्व्स पे कंट्रोल पाने की, सब अप्लाई किया। थोड़ा कॉफी पिया, हम्म। लंबी सांसें ली, ताकि नर्व्स पे कंट्रोल रहे। और मेरा नंबर आते आते काफी मतलब वो एक नर्वसनेस भी ना सेचुरेट हो जाती है एक टाइम सही पे। बात है, सही बात फिर है। आप सोचते हो कि हटाओ यार, जो होगा देखा जाएगा। हम्म। तो चौथा नंबर आते आते नर्वसनेस सेचुरेट हो गई थी और खत्म ही हो गई थी, और काफी रिलैक्स हो गया था मैं। तो मेरा इंटरव्यू बढ़िया भी इसी वजह से हुआ, काफी कॉन्फिडेंट था मैं इंटरव्यू में। अब हम हम्म। देखते नंबर आएगा तो पता हम्म। चलेगा, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो हाँ, ये मैंने फील किया, मतलब अपने बोर्ड के अंदर जाने से पहले ये चीजें मैंने फील की। ओके। तो ये तो हो गया कि आप वो गोल मेज सम्मेलन की तरह जो होता है वो आप वहां बैठे। उसके बाद आपने थोड़ा हाँ। बहुत नाश्ता वास्ता भी किया, बातें बातें भी करी। ये तो एक इंतजार पार्ट वन है। जो असली हम्म। इंतजार पार्ट टू होता है कि आपको एक बंदा आता है, वो आपको लेकर जाता है किसी भी मान लीजिए चौथे माले पर आपका इंटरव्यू है, तो वहाँ लिफ्ट से लेकर जाता है और वहाँ आपको एक कुर्सी पर बिठा देता है। और कुछ मिनट आप वहाँ बैठते हैं, 10 से 15 मिनट। उसके बाद आपको रूम में बुलाया जाता है। तो वो जो 10-15 मिनट है जिसमें ऐसा बोला जाता है कि जैसे वो कहा जाता है ना कि जब आप मौत के करीब होते हो तो पूरी जिंदगी आपके सामने थोड़ी देर के लिए फ्लैश करती है। ठीक वैसे ही पूरी जिंदगी आपके सामने से गुजरती है। तो उस कुर्सी पर बैठे हुए और हॉल में घुसने से पहले, इंटरव्यू वाले रूम में घुसने से पहले, आपके दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा था? हाँ, वो वाला जो वक्त था 15 मिनट तो नहीं, लेकिन मेरा मुझे लगता है कि मेरे मेरे लिए 6-7 मिनट का टाइम था वो। ओके। जब मुझसे पहले वाले बंदे का, थर्ड नंबर वाले का इंटरव्यू चल रहा था और वो हम्म। निकलने वाले थे, और हम्म। मुझे वेट करना था बाहर। तो शुरू में तो जैसा आप बोल रहे हो कि एलकेजी से लेके हम्म। ग्रेजुएशन तक और प्रिपरेशन तक सब कुछ एक बार आ गया दोबारा, आपने फिर से सारी क्लासेस को पढ़ लिया, सारे हम्म। रिजल्ट्स को देख लिया, सारे फेलियर्स को आपने समझ लिया दोबारा, सारे हम्म। सक्सेसेस पे खुश हो लिए। हम्म। लेकिन फिर एक टाइम के बाद मैं थोड़ा सा एक अप्लाई करता हूँ, इसको बोलते हैं मतलब ब्रीथिंग मेडिटेशन। मतलब ओके। उसमें क्या होता है कि आप आंख खोल के सिर्फ अपने ब्रीथ पे ध्यान देते हो और सब भूल जाते हो। इनहेल कर रहे हो, एक्सहेल कर रहे हो, और इस प्रोसेस को देख रहे हो आप, हवा को अंदर जाते हुए, हवा हम्म। को बाहर आते हुए, और सिर्फ इसी पे ध्यान दे रहे हो। तो इससे फिर सब कुछ मतलब बैकग्राउंड में चला गया, सारे थॉट प्रोसेस बैकग्राउंड में चले गए, और माइंड काम हो गया। और ये बहुत ज्यादा जरूरी था, मतलब ये करना चाहिए, ये एक टिप भी है कि आप दिमाग को कंसंट्रेट करो, मेडिटेट करने की कोशिश करो वहां जब बैठे हो आप थोड़ी देर के लिए, सब चीजों से ध्यान हटा दो। क्योंकि वो फिर ना आपको जोड़ देगी किसी आपकी जिंदगी के किसी न किसी खराब मोमेंट से, उस समय आपको जोड़ देगी और आप नर्वस हो जाओगे। तो इस फेज में ना जाओ, मतलब सब कुछ बैकग्राउंड में चले जाने दो, और इस मोमेंट को ऐसे जियो कि एकदम नया कुछ होने वाला है, इससे किसी चीज से कुछ भी रिलेटेड नहीं है, पिछले पिछले किसी चीज से। तो हम्म। फिर अच्छा करोगे मुझे लगता है। हाँ, ये कुछ ऐसा ही है जैसे शाहरुख खान जो चक दे इंडिया में फाइनल मैच शुरू होने से पहले कहता है कि ये 70 मिनट तुमसे कोई नहीं छीन सकता। तो आने वाले जो 30 मिनट है या 35 मिनट है जो इंटरव्यू के, वो तुमसे कोई नहीं छीन सकता है। तो वो इंटरव्यू खराब हो, बुरा हो, बिल्कुल, 100 नंबर आए, 200 नंबर आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो इंटरव्यू कोई फर्क नहीं तुम्हारा पड़ता हक है। है, वो आपने अर्न किया है। तो ये जो है कि बहुत हाँ मतलब, हाँ। हाँ, यही एक बात है कि आप ना वहां तक पहुंचने के लिए काफी मेहनत और काफी लक से आप वहां तक पहुंचे हो। तो हम्म। आप उसको वंस इन ए लाइफ टाइम मूवमेंट बना के, हम्म। फेलियर और सक्सेस से थोड़ा सा उस चीज को डिटैच करके सिर्फ उस मोमेंट को जी लो, उस समय उस 30 मिनट हम्म। को। बाकी देखा जाएगा, रिजल्ट आएगा तो। हाँ। खैर सुमित भाई, जब ये सब बातें कहते हैं कि आप बहुत लक से वहां पहुंचे हो, तो ये सब इनका बड़प्पन है। वरना मैंने देखा है इनकी मेहनत, और मेहनत के अलावा इनकी जो वो वाली जो बात थी, कभी हम लोग उस पर भी बात करेंगे आंसर राइटिंग में, कि बिना पढ़े एथिक्स में सृजन का टेस्ट हम लोग देने जाते थे। बिना बंदा एक दिन पहले एथिक्स उठाता है, थोड़ा बहुत उलटता पलटता है, और 5 मिनट पहले कंप्लीट भी कर लेता है पेपर, और पता चले रैंक 1 पूरे टेस्ट सीरीज में। तो वो सभी अरे मैंने देखा है। अरे भाई,
तो ये अब ये आपका बड़प्पन है। नहीं चलिए, नहीं, हम दोनों लोग बड़प्पन बड़प्पन खेलते खेलते रहेंगे पूरे टाइम खैर, यूपीएससी में। अब असली मुद्दे पर आते हैं। तो अभी रूम में आपको बोला गया कि आपको रूम में बुलाया जाएगा। तो रूम में हम्म। थोड़ा, अब इसको थोड़ा सा स्लो डाउन करिए। क्या हुआ, कैसा ठीक है, हुआ, चलिए। कैसी एंट्री हुई, और पहले मेंबर के साथ कैसा इंटरेक्शन रहा? चलिए, मैं ये बताता हूँ। मैं मतलब वो जो आपको लेने आते हैं सर, वो हम्म। जो क्लर्क होते हैं शायद यूपीएससी में, वो तो वो हम्म। दरवाजा खोल देते हैं आपके लिए, आपको नॉक करके और परमिशन लेनी होती है अंदर जाने के लिए। तो मैंने नॉक करा, मैंने बोला मैं आई कम इन सर। तो मैंने ध्यान नहीं दिया कि शायद किसी ने मुझे कम इन बोला भी कि नहीं। मैं ओ। अंदर चला गया मैं आई कम इन सर बोल के। ओ। तो उसके बाद मैं टेबल के चेयर के बगल में खड़ा हो गया। तो वो लोग आपस में बात कर रहे थे और मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे। अब ओ। ये कोई प्रेशर टैक्टिक्स है या क्या है, मतलब वो मेरे ऊपर ध्यान नहीं, आपस में मैं चला गया, चेयर के बगल में खड़ा हूँ, लेकिन वो मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे। फिर ओके। मैंने गुड मॉर्निंग किया सबसे पहले लेडी मेंबर को, फिर हम्म। बाकी मेंबर्स को गुड मॉर्निंग किया। तो फिर उसके तब तक उनका ध्यान मेरे ऊपर आ गया था। फिर चेयरमैन सर ने बोला कि सिट डाउन, बैठ जाइए। हम्म। क्योंकि मेरा इंटरव्यू हिंदी मीडियम में था, तो हिंदी हम्म। में था, तो हिंदी में बातें हो रही थी। तो चेयरमैन सर ने बोला बैठ जाइए। फिर बात शुरू हुई। तो चेयरमैन सर ने जो पहला सवाल पूछा, मेरा डेस्क को उन्होंने स्कैन किया और उन्होंने कहा कि आप कहीं वर्क कर रहे हैं एज एसएमई किसी कंपनी में, तो क्या काम है आपका? तो मैंने कहा कि सर मैं जावा पढ़ाता हूँ, मतलब जावा का इंस्ट्रक्टर हूँ मैं। ओके। तो उन्होंने फिर एक पहला सवाल पूछा कि अभी कुछ साल पहले जावा को लेके एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, तो हम्म। आप जान रहे हैं इस बारे में, आपको पता है? हम्म। तो भाई मुझे एकदम नहीं याद आ रहा था, मतलब जावा की टेक्निकल चीजें मुझे पता है, सब आता है, लेकिन इस कंट्रोवर्सी के बारे में मुझे नहीं पता था, या हम्म। पता था लेकिन मैं भूल गया था उस टाइम। हम्म। तो मैंने कहा कि सर पहला ही सवाल सोचो, पहला ही सवाल। और मैंने हम्म। कहा कि सर मुझे इस बारे में पढ़ना पड़ेगा, आई एम सॉरी सर। वो जो हम्म। आप सुनते हो ना मॉक इंटरव्यूज में, आई एम सॉरी सर, जो बीच में कहीं जाके कोई बंदा बोलता है, वो मैंने हाँ। पहले जवाब सवाल में बोला। तो फिर हम्म। अब दूसरा सवाल उनका कि यार पूरी आईटी की फ्रेटर्निटी इस बात को जान रही है, अरे बाप रे। आप कह रहे हो कि आपको पढ़ना पड़ेगा। हम्म। अच्छा चलो मैं बताता हूँ क्या कंट्रोवर्सी थी। तो उन्होंने वो कंट्रोवर्सी बताई कि ओरेकल में और सैमसंग में कुछ जावा के ओपन सोर्स के होने के लिए कुछ डिबेट था। तो फिर मुझे याद आ गया कि मैंने उस टाइम सुन रखा था इसके बारे में। हम्म। तो फिर इस पे कुछ काउंटर क्वेश्चन हुए कि ओपन सोर्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ओपन सोर्स करके ओरेकल का क्या फायदा है। तो फिर बातें चली गई टेक्निकल डोमेन में, तो मैंने मैनेज कर लिया, फिर आंसर्स दिए चेयरमैन सर के, फिर बाकी के। तो चेयरमैन सर से इंटरेक्शन ठीक ठाक रहा, बढ़िया था। पहला ओके। क्वेश्चन वो, हम्म। अब यहाँ पे देखिए लर्निंग ये हो सकती है कि पहले क्वेश्चन में आप का कॉन्फिडेंस सेटर हो सकता था, लेकिन हम्म। मुझे ये पता है कि यूपीएससी का इंटरव्यू इज नॉट अबाउट नॉलेज, सही बात। इट इज हम्म। मोर अबाउट हाउ यू टैकल द प्रेशर सिचुएशंस। सही बात। जब आप हम्म। सचिव बन के जाएंगे, हम्म। सेक्रेटरी बन के जाएंगे, आईएएस बन के, तो आपका मंत्री आपसे कोई सवाल पूछ लेगा, जरूरी नहीं कि आपको वो जवाब तुरंत पता ही हो, हम्म। लेकिन कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करना है यूपीएससी पर्सनालिटी टेस्ट में ये चेक करती है। तो हम्म। मुझे ऐसा लगता है, तो मतलब मैं सोच लिया कि जो भी होगा हम्म। अभी कॉन्फिडेंस से ही जवाब देना, चाहे कुछ भी हो जाए आगे। तो फिर चेयरमैन सर से ओके। इंटरव्यू, चेयरमैन सर से ये इंटरेक्शन था। तो पहले मेंबर ने जो आपको शॉक दिया, जो चेयरमैन ने, उस शॉक को आपने एब्जॉर्ब किया, और उसके बाद थोड़ा सा मतलब 5-6 मिनट एक हेल्दी डिस्कशन हुआ। अब सेकंड मेंबर हाँ पर आते हैं। सेकंड मेंबर से कैसा हुआ, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला हाँ है, ये मुझे पता है। हाँ। तो चेयरमैन सर के राइट साइड में ही जस्ट बैठे थे। और हाँ, जैसे आप मॉक इंटरव्यू इंटरव्यू देखते हो ना कि बहुत दूर कुर्सी लगी होती है और पैनल बहुत दूर पे होता है, ऐसा नहीं होता है, बहुत पास पास में सब लोग बैठे होते हैं, राउंड हम्म। टेबल होता है। तो हम्म। सबसे लेफ्ट साइड का मेंबर, सबसे राइट साइड का मेंबर बिल्कुल आपके अगल बगल बैठे होते हैं। ओह। ठीक है। तो जो चेयरमैन सर के राइट साइड में थे, उन्होंने क्वेश्चन पूछना शुरू किया। तो मेरे डैश में फिर एक पॉइंट और था कि एक्सटेम्पोर मैंने एक जीता था, इंडियन ऑयल ने एक एक्सटेम्पोर कराया था इंटीग्रिटी अवे ऑफ लाइफ टॉपिक पे। तो ओके। उन्होंने कहा कि आप काफी एक्सटेम्परी और डिबेट ये सब करते हो, जिसका मतलब आप बहुत अच्छे स्पीकर होगे। तो मैंने कहा कि सर मैं अच्छा बोल लेता हूँ, लेकिन बहुत अच्छा स्पीकर हूँ इसका दावा तो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा कि आपने काफी डिबेट एक्सटेम्परी की है। फिर मैंने कहा कि सर मैंने स्टार्ट किया था कॉलेज के टाइम पे, लेकिन बाद में लॉकडाउन में फिर बंद हो गया। तो फिर हम्म। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, आप एक अभी तुरंत एक स्पीच दे दो ओह। 2.5 मिनट का। उन्होंने कहा कि आप फर्ज करो कि यहाँ पे हम्म। एआई स्टार्टअप्स के फाउंडर्स बैठे हुए हैं हम्म। और इंडिया के हैं वो, और आपको उनको मोटिवेट करना है कि आप भी डीप सीक जैसा कुछ बनाओ। ओह। तो उन्होंने कहा कि आप फिर दो स्पीच। तो फिर मैं आ, खड़ा हुआ और अपनी कुर्सी के पीछे गया
और फिर स्पीच देना शुरू किया। अब यार, स्पीच मैं दे रहा था, हाँ। तो अब मैंने पता नहीं कैसा दिया है स्पीच, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर मैं मतलब आप जब बोलते हो ना तो उस समय आप उसको बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ऑब्जर्व करते हो, हम्म। लेकिन आपको जब कोई सुनता है ना तो वो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे ऑब्जर्व करता है। सही तो बात। मुझे लगता है कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पे मेरा स्पीच बढ़िया था, क्योंकि हैंड मूवमेंट्स थे, हम्म। टोन में अप डाउन हो रहा था, फैक्चुअल करेक्टनेस थी, और कुछ कोट्स वगैरह का भी इस्तेमाल किया। तो मुझे लगा कि 2.5 मिनट तक चला स्पीच, स्पीच बढ़िया हो गया। ओके। और यार देखो, जब भी कोई टास्क दे देता है ना बोर्ड मेंबर, और आप उस टास्क को एवरेज भी कर लेते हो ना, तो उसका अच्छा इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि तुरंत वो टास्क आपको दिया गया है। सही बात। और सही बात। नॉर्मली देखो, अब इसको कंपेरेटिव एनालिसिस करो। उस दिन 4-5 लोग का उस बोर्ड में इंटरव्यू हुआ होगा, नॉर्मली सबसे बात हुई होगी, टास्क आपको सिर्फ मिला है, तो वो आपकी वो अपॉर्चुनिटी है, आपको वहीं सही पे बात है। छक्का मारना है। तो हम्म। मुझे लगा कि छक्का का नहीं पता, लेकिन चौका तो मैंने मार दिया है उसमें। तो हम्म। उसके बाद फिर मेरा कॉन्फिडेंस भी काफी वापस आ गया, तो भाई जब आप क्योंकि ये स्पीच दे रहे थे, तो ये आप मतलब किस तरह से दे रहे थे? मतलब एज अ स्टूडेंट दे रहे थे, या एज अ जैसे जनरल पॉलिटिशियंस देते हैं वैसे दे रहे थे, या फिर मतलब कैसे दे रहे थे आप? मैं ऐसे दे, मैं साइंस एंड टेक डिपार्टमेंट का ज्वाइंट सेक्रेटरी अपने आप को ओके। मान के दे रहा था। ओके। ओके। हाँ, हाँ, आप कंटिन्यू करिए उन्होंने फिर। ऐसा नहीं कहा कि आप क्या हाँ। मान कि आप उन्होंने सिर्फ ये कहा कि आप स्पीच दो, लेकिन आई एम अपेयरिंग फॉर सिविल हम्म। सर्विसेज, राइट? तो मैं हम्म। ब्यूरोक्रेट ही बनूंगा, मैं सिविल सर्वेंट ही बनूंगा। तो सही बात। अब स्पीच देने की पोजीशन में तो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का आदमी ही होता है। तो हम्म। मैं अपने आप हम्म। को वही मान के दे रहा और था। जब आप स्पीच दे रहे थे तो बाकी मेंबर्स का फेशियल एक्सप्रेशन क्या था, स्पीच देते समय और स्पीच देने के बाद? बहुत अटेंटिव होके सुन रहे थे, बीच में किसी ने कुछ भी डिस्टर्ब नहीं किया, हम्म। नॉड कर रहे थे। और स्पीच खत्म होने के बाद लगभग 3-4 मेंबर्स ने गुड और वेरी गुड बोला। ओह। काफी, ये मतलब ये तो काफी अच्छा हो गया, क्योंकि जनरली हाँ, वो फिर यहीं से कॉन्फिडेंस वापस आया। हाँ, मतलब जनरली वो ऐसा अप्रिसिएशन शो नहीं करते हैं, जहां तक मैंने सुना है। वो अप्रिसिएशन शो नहीं करते, अगर उनको कोई चीज़ अच्छी लगी या बुरी भी लगी है तो बताते नहीं है। तो हम्म, ये थोड़ा सा ओपन हम्म, एंडेड होता है, लेकिन अगर उन्होंने गुड बोला है तो वही बात है कि मतलब कॉमन सेंस, प्रत्युत्पन्नमति, ये जो है ये बहुत कम हम्म, लोगों के पास होता है, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है कि प्रिपेयर्ड करके जाते हैं, इतना मैकेनिकल वे में तैयारी करके जाते हैं कि कोई ऐसा नॉर्मली कोई इंटरव्यू में ऐसा सवाल हो जाए तो वो थोड़ा शॉक हो जाते हैं, अरे ये क्या बोल दिया। जैसे हम्म, मेरे इंटरव्यू में, मतलब ईपीएफए का जो मैंने इंटरव्यू दिया था उसमें अचानक से बोल दिया कि कोई मैंने शायरी लिखा था, तो उसने बोल दिया गालिब की गालिब वलीब हमको पता था, मीर के हम्म, शेर सुनाओ। अब मीर का शेर हमको पता ही हम्म, नहीं, हमके सर मीर के तो नहीं पता, मैं खुद की लिखी हुई सुना सकता हूँ। तो मैं मेरी हम्म, लिखी हुई उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है वही सुना दो। तो ये सब जो है कि सही बात बोल रहा है, अपॉर्चुनिटीज होती है, इसको ग्रैब करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, तो आप आगे कंटिन्यू हाँ। करिए। भाई, अगर आउट ऑफ द बॉक्स कुछ भी आ जाता है ना, तो हम्म। आप उसको अपॉर्चुनिटी की तरह ही लो, और हम्म। कोशिश करो, अच्छा ही होता है उसका रिजल्ट। तो सही ये बात। सेकंड मेंबर ने इसके बाद मुझसे कोई सवाल नहीं पूछा। हम्म। ये इसके बाद सेकंड मेंबर ने फिर थर्ड मेंबर को हैंड ओवर किया, वो लेडी मेंबर थी, तो उन्होंने हम्म। सवाल पूछना शुरू किया। तो थर्ड मेंबर ने फिर इंटीग्रिटी पे बात की। तो वो थर्ड मेंबर का ये थोड़ा सा चला गया आपका एथिक्स के साइड में। ओके। तो इस पे बढ़िया कमांड था ये अपना एथिक्स पे, हाँ। तो हाँ। काफी अच्छे से इसको टैकल करा। काफी हम्म। सवाल उन्होंने पूछा एथिक पहले तो उन्होंने पूछा कि एज ए सिविल सर्वेंट आप क्या लगता है कि आपके अंदर 5 टॉप क्वालिटीज क्या क्या होनी ओ, चाहिए? ये तो तो मैंने मेंस का बताई। पीवाईक्यू हो गया ये। हाँ, हाँ। हम्म। तो मैंने इंटीग्रिटी से शुरू किया, इंटीग्रिटी, एफिशिएंसी, कंपैशन, नॉन हम्म। पार्टिजनशिप, ये सब बताएं, हाँ। जो कि स्टैंडर्ड जवाब है, यही होना भी चाहिए। अब मुझे लगता हम्म। है कि इस क्वेश्चन में वो ये चेक करना चाह रहे थे, मेरे डेफ में एक जगह इंटीग्रिटी मेंशन्ड है कि मैंने उस पर हम्म। डिबेट जीता है। तो हम्म। क्या आप मतलब सिर्फ डिबेट जीतने के लिए इंटीग्रिटी का पक्ष लेते हो, आपके अंदर इंटीग्रिटी है भी? तो अगर सिविल सर्विस सर्वेंट के अंदर कितनी क्वालिटीज होनी चाहिए, अगर टॉप पे मैं इंटीग्रिटी नहीं रखता उसमें, तो ये हम्म। सवाल आ सकता था कि आपकी पर्सनालिटी में इंटीग्रिटी टॉप पे क्यों नहीं है आपके हम्म। चॉइसेस में। तो ये हम्म। ट्रैप हो सकता था, तो इसलिए मैंने इंटीग्रिटी को टॉप पे रखा था। ओके। फिर उन्होंने इंटीग्रिटी का डेफिनेशन पूछा मुझसे, तो सबको हम्म। रटा होता है, हम्म। मन वचन और कर्म से अगर अपने मोरल वैल्यूज को फॉलो हाँ। किया जाए तो इसे इंटीग्रिटी कहते हैं। हम्म। फिर थर्ड पे उन्होंने कहा कि एथिक्स को गाइड कौन कौन सी चीजें करती हैं। तो ओके। नॉर्मल चीजें मैंने बताई, सोसाइटी कन्फर्मेशन करता है, हाँ। और कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी करती है, लॉ हम्म। ऑफ द लैंड करता है, तमाम चीजें होती हैं। हम्म। और लास्ट में मैंने बोला कॉन्सियस कॉन्साइंस भी करता है आपका। तो फिर ओके। उन्होंने उन्होंने फिर एक ट्रैप की तरह सवाल पूछा कि यार, फिर जो लोग ऑनर किलिंग करते हैं, कॉन्साइंस में तो गिल्ट उनके होता ही नहीं है, तो आप कैसे कह रहे हो कि कॉन्साइंस हमेशा एथिकल डिसीजन नहीं लिए जाते हैं? हम्म। तो मैंने इसका इसका भी ठीक ठाक जवाब दिया कि हम कभी कभी हमारे सोशल सर्कमस्टांसेस और अपब्रिंगिंग की वजह से
हम्म। कॉन्साइंस करप्ट हो जाता है। तो उस टाइम पे हमें दो चीजों का सहारा लेना चाहिए। एक तो हमें किसी इवॉल्व्ड सोसाइटी के एक कॉमन कॉन्साइंस को पैरामीटर बना के अपने कॉन्साइंस को उसको उससे जज करना चाहिए, और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का सहारा लेना चाहिए। तो हम्म। इस सवाल पे मुझे मुस्कुराते हुए दो तीन मेंबर दिखे। तो अब हम्म। पता नहीं कैसी मुस्कुराहट थी, वो व्यंग्यात्मकता वाली मुस्कुराहट थी या खुशी की मुस्कुराहट थी, वो तो नंबर बताएगा नहीं, अब। जहां तक आपने जो रीजनिंग दिया, रीजनिंग तो मुझे सही ही लग रही है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने मुस्कुराया तो कोई सरकाजम या फिर ऐसा, तो मुझे तो सही लगा इनका मुस्कुराना इस आंसर पर। और एथिक्स में हमेशा सही हाँ आपका कमांड रहा है। मेंस टेस्ट सीरीज वगैरह भी आप देते हैं, या जो पिछला मेंस आपने दिया था उसमें एथिक्स में परफॉर्मेंस आपकी अच्छी रहती है। तो इस एंगल पे अगर इंटरव्यू गया तो मतलब आपने अच्छा ही किया होगा। मैं वहां हाँ था तो नहीं देखने के लिए, लेकिन वो अच्छा अच्छा ही बोला होगा आपने। हाँ, मतलब थर्ड मेंबर से के जब के सवाल जवाब से मतलब हम्म। कॉन्वर्सेशन से सेटिस्फाइड था, मुझे लगा कि ठीक ठाक आंसर दे रहा हूँ मैं। हम्म। फिर यहाँ से थर्ड मेंबर भी खत्म हो गया। अगला अगला मेंबर पर हाँ, आइए। फिर फोर्थ मेंबर आए तो उन्होंने आते ही कहा कि डिजिटल डिवाइड क्या होता है। ओ। अब आसान सा क्वेश्चन है, सबको पता हाँ। होता है। तो हाँ। डिजिटल डिवाइड को बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके से डिफाइन किया मैंने। फिर कहा कि आप जैसे लोग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आ जाते हो सिविल सर्विसेज में, और हम्म। सोचते हो कि एक ऐप बना दिया और पब्लिक सर्विस डिलीवरी खत्म हो गई। हम्म। तो उन तक पब्लिक सर्विस डिलीवरी कैसे कर पाओगे आप, जो डिजिटल डिवाइड में हैव नॉट्स हैं, ओ। जिनके पास एक्सेसिबिलिटी नहीं है। तो मैंने इसका जवाब दिया फिर इसको कैसे टैकल करना है। हम्म। फिर उन्होंने कुछ सवाल पूछे कि सिविल सर्विस एआई कैसे हेल्प कर सकता है, गवर्नेंस में कहाँ कहाँ हेल्प कर सकता है। हम्म। तो इसका तो अनलिमिटेड जवाब हो सकता है। तो बिल्कुल मैंने चार बिल्कुल। पांच पॉइंट्स बताए, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर करके बढ़िया सा। तो ये हम्म। जवाब भी ठीक था। फिर एक सवाल इन्होंने पूछा है, कंप्यूटर साइंस के बाद आप सिविल सर्विसेज क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। हम्म। तो वही है, चार टाइप क्वेश्चन। तो हाँ। इसका भी जवाब मैंने पहले से प्रिपेयर करके गया था, हाँ। तो ये दे दिया। और इन सर ने मुझसे क्या पूछा था, और एक आध सवाल पूछे थे इसी टेंजेंट पे, ओके। डिजिटल इंडिया पे और कंप्यूटर साइंस पे। मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली ओके। फिर इसके बाद मतलब और चार हाँ, मेंबर्स ने में केवल पहला क्वेश्चन ऐसा था जिसने आपको ट्रबल किया, वो जावा वाला। उसके अलावा आंसर सब आप देते जा रहे थे, अगर मैं सही मैंने समझूं। पूरे इंटरव्यू में सिर्फ सिर्फ पहले सवाल पे ही सॉरी बोला था, उसके बाद ओह, मैंने सारे आंसर दिए थे। फिर तो बहुत अच्छी बात है। आगे कंटिन्यू करिए। इसके बाद फिफ्थ मेंबर पे गया इंटरव्यू, लेडी मेंबर थी वो भी, और हम्म। जस्ट मेरे राइट साइड में बैठी हुई थी। हम्म। मतलब जैसे ऐसा मान लो कि एक हाथ की दूरी पे बैठी होंगी राइट साइड पे। ओह। तो आपको एकदम गर्दन आपको 90 डिग्री घुमा के उनको देखना पड़ता है। तो हम्म। उन्होंने पूछा डेफ से, फिर अगेन डेफ से क्वेश्चन था कि आप कराटे करते हो, डिस्ट्रिक्ट को अपने रिप्रेजेंट किया कराटे में, तो बताओ मार्शल आर्ट्स क्या होता है, डिफाइन करो। फिर हम्म। मैंने मार्शल आर्ट्स की डेफिनेशन उनको बताई। फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा इंडिया के कौन कौन से अपने मार्शल आर्ट्स हैं। तो मैंने बताया तीन चार जो भी है, कलरी हम्म। पट्टू है, थांगटा है, गटका है। हम्म। तो ये सब बताएं। तो फिर उन्होंने फिर सवाल पूछा कि कलरई पट्टू को कराटे की तरह नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे पॉपुलराइज करने के लिए आप क्या कर सकते हो, मतलब क्या करना चाहिए। तो हम्म। फिर इसका जवाब भी बढ़िया दे दिया, तो सेटिस्फाइड लग रही थी इसका जवाब सुन के। हम्म। तो ये लास्ट क्वेश्चन था मेरे इंटरव्यू में। फिर उसके बाद फिर दास सर चेयरमैन सर पे फिर आया। हाँ। तो चेयरमैन सर ने फिर कहा कि थैंक यू बेटा, आपका इंटरव्यू खत्म होता है, हम्म। और आप अगर हमसे कुछ पूछना चाहें तो पूछ लीजिए। हम्म। तो हम क्या ही पूछेंगे, हमने बोला नो सर थैंक इसमें यू। लोग ना, इसमें कुछ लोग फैंटम बनने लगते हैं कि नहीं नहीं, हम तो हाँ ये जैसे कि हम तो बोलेंगे कि आई वांट टू थैंक यूपीएससी जिसने मुझे अपॉर्चुनिटी। अरे भैया अभी तुम थोड़ा लाइट लो खुद को, बहुत ज्यादा ये मतलब बोल हाँ दिया पूछने को, तो ये नहीं कि पूछवे करेंगे। हाँ, तो तो अच्छा, अच्छा हुआ आपने नहीं बोल दिया। और तो मतलब फिर वापस चेयरमैन आके जैसे यूजुअल ये होता है कि चेयरमैन वापस पूछता है, चेयरमैन वापस आपसे कुछ नहीं पूछा उसने। नहीं कुछ नहीं पूछा उन्होंने। अच्छा। अच्छा, जो जनरल लेवल पे अगर लैंग्वेज की बात की जाए, जैसे आपने हिंदी मीडियम में इंटरव्यू दिया था, तो पहली बात तो ये बताइए कि हम्म, आपने हिंदी मीडियम, डिस्पाइट आपका मेंस का जो मीडियम है वो इंग्लिश मीडियम भी ही है, लेकिन आपने हिंदी मीडियम हम्म। क्यों चुना था, और लैंग्वेज का कितना महत्व होता है। मुझे लगता है कि पिछले 5 7 10 मिनट में जो हम लोग कन्वर्सेशन कर रहे हैं, उससे हम्म। सुनने वालों को ये पता चल गया होगा कि हिंदी मीडियम में कम्युनिकेट करने में मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। हम्म। ऐसा नहीं कि इंग्लिश मुझे नहीं आती है, मतलब इंग्लिश में भी मैं अच्छा कम्युनिकेट करता हूँ, हम्म। लेकिन हिंदी मेरे दिल के ज्यादा करीब है।
सही और बात। हिंदी में मैं मतलब यू कैन स्पीक योर हार्ट आउट इन सही बात। हिंदी। और ये भी बात है ना तो भाई कि हम लोग के बैकग्राउंड से जो लड़के आते हैं वो अंग्रेजी में बोल लेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्या होता है कि जब आप अंग्रेजी बोलते हैं ना तो आपका 60 से 70% एफर्ट अंग्रेजी बोलने में ही जाता है। तो बाकी 30% में आपकी व्यक्तित्व निकलती है। लेकिन जब आप हिंदी में हम्म, बोलते हो तो बहुत सहज रूप से, तो एक एक्स्ट्रा वेरिएबल क्यों ऐड करना अपने उसमें। चलिए वो सब हाँ ठीक है कि मतलब होता है कि एक बायस रहता है हिंदी मीडियम के प्रति इंग्लिश में। लेकिन अभी हाल फिलहाल में मैंने अगर मार्कशीट देखे हैं तो कई लोगों, हिंदी मीडियम वालों का भी 190 200 तक नंबर हम लोग देखे किसी बिल्कुल जमा। बिल्कुल, ये हाँ। लैंग्वेज कम से कम इंटरव्यू के स्तर पे लैंग्वेज में कोई बायस नहीं है। क्योंकि हम्म। ऐसे बहुत सारे लोगों का मैंने मतलब देखा है सिलेक्शन कि हिंदी मीडियम से हैं, लेकिन अगर कॉन्फिडेंटली अगर जवाब दिया है तो अच्छे मार्क्स आए हैं, 205 भी आए हैं हम्म। हिंदी में इंटरव्यू। तो हम्म। आप तो अपने मन में ऐसा कोई बायस बना के जाओ ही मत कि मेरा ये फला लैंग्वेज है तो इससे मुझे फला नुकसान हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं होता हाँ। है। कम से कम इंटरव्यू नहीं होता है, आई कैन नॉट से हम्म। अबाउट मेंस, लेकिन हम्म। इंटरव्यू में नहीं होता है। सही बात। तो तो मैं, वही है। आई वांट टू एड्रेस द आई वांटेड टू एड्रेस द, वो क्या बोलते हैं, एलिफेंट इन द रूम, कि आप कितना मार्क्स हम्म। एक्सपेक्ट कर रहे हो। लेकिन ये बहुत ही एब्सर्ड क्वेश्चन होता है, मुझे पता है। आप मुझे ये बताइए कि मॉक्स में आपका जो मार्क्स जो देते थे लोग, वो किस कैटेगरी में रहता था, और क्या उसी बेसिस पर आपका यूपीएससी इंटरव्यू भी हुआ है, तो जो मार्क्स आपको मॉक्स में मिलते थे उन्हीं लाइंस पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूपीएससी में भी मिलेंगे? देखिए एक दो बातें मैं बता देता हूँ कि मॉक्स में जो इंटरव्यू होते थे पहले, तो हम्म। इसमें दो तरह के फीडबैक मुझे मिलते थे। क्योंकि मॉक्स के जो भी इंटरव्यू होते हैं उसमें आपका काफी ज्यादा नॉलेज टेस्ट करने की कोशिश करते हैं, वो स्टैटिक और हम्म। करंट अफेयर्स का। और मेरे इंटरव्यू में तो करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन था ही नहीं, सही बात ना है। ही स्टैटिक का कोई क्वेश्चन था, डैप पे पूरा कितना इंटरव्यू हो ज्यादा गया। यार, 2 दिन पहले आप कितना ज्यादा वो बजट रट हाँ रहे थे, हाँ एक एक फिजिकल डेफिसिट इतना है तो इतना 1000 करोड़, लेकिन कुछ आया ही नहीं। खैर बस कंटिन्यू हाँ, करिए। बजट पढ़ा, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा, सारे करंट हाँ। अफेयर पढ़ रखा था, नोट्स बनाए हुए थे, कुछ काम नहीं आया। तो अब हम्म। मुझे जो मॉक्स में फीडबैक मिलते थे, मॉक्स में अक्रॉस मॉक्स यही फीडबैक था कि आपका आर्टिकुलेशन अच्छा है, आपका हम्म। कॉन्फिडेंस अच्छा है, प्रेशर सिचुएशन में भी आप गिव अप नहीं करते हो, और बाकी सब कुछ ठीक है। नॉलेज पे मतलब करंट अफेयर पे थोड़ा और पॉलिश करते रहो, पॉलिश करते रहो। हम्म। हम्म। अब रियल इंटरव्यू में करंट अफेयर तो हुआ ही नहीं। हम्म। तो फिर अब मुझे मॉक्स में कॉन्फिडेंस वगैरह के नंबर तो मिलते थे, 175 से 190 के बीच में मुझे कहीं कहीं मिलते रहते नंबर मॉक्स में। हम्म। तो मुझे जहां तक लग रहा है कि अगर मतलब मेरा असेसमेंट अगर देखा जाए, पहला वाला तो मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा बेकार हो गया था, पहला वाला क्वेश्चन। हम्म। बाकी के लगभग अगर उसको हटा दिया जाए तो बाकी पूरे इंटरव्यू में हम्म। अगर मैंने 60% सवालों के जवाब मेरे हिसाब से अगर एवरेज दिए हैं या थोड़ा सा एवरेज दिए हैं, तो 40% क्वेश्चन का जवाब मेरे हिसाब से काफी अच्छे दिए हैं मैंने। हम्म। अब ये अभी बोलना बहुत बड़ी बात होगी, मार्क्स पे क्रेडिट क्रेडिट करना बहुत बड़ी बात हाँ। होगी, लेकिन चलो एक गेस लेके देखते हैं कि समवेयर अराउंड 175 प्लस आई एम एक्सपेक्टिंग। हम्म। अब देखते हैं और बाद में खास के तौर हाथ पे में क्या। जहां तक मैं आपकी बात समझ पाया हूँ, दास सर जो जिसने जिन्होंने आपका इंटरव्यू लिया था, वो अगर आप, जाहिर सी बात है आपने कोई ब्लंडर तो किया नहीं इंटरव्यू में, और वो एवरेज हम्म। मार्किंग करती हैं तो उसी रेंज में एक्सपेक्ट करते हैं। खैर ये सब तो भविष्य के गर्भ में ये सब बातें हैं। आज हाँ, आपसे, देखते हैं देखते हैं हाँ देखते देखते हैं हैं। क्या होता है। हाँ अभी चुप, हम्म। एकदम चुप्पी साध लेते हैं, जो होगा वो तो हाँ, भविष्य के गर्भ में है, वो तो और हमारे सामने आ क्या ही ही जाएगा। फर्क पड़ता हाँ। है यार, क्या ही फर्क पड़ता अब क्या है। यार, हुआ तो बिल्कुल। अच्छी बात, नहीं हुआ तो एक बार और फेल होंगे, एक बार और ट्राई अब करेंगे, एक बार और हाँ, नहीं सीखेंगे, देखा जाएगा। गिरते हैं शाह सवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल गिरे जो चले। घुटनों के बल चले। एकदम तो वही सही है। बात है। अभी 1 डेढ़ महीने पहले हम लोग जो है कितनी इधर उधर की बातें करते थे, ये अप्लाई किया जाए वो अप्लाई किया जाए। आज वी आर डीलिंग विद, जो आप बोल रहे हैं कि ऑफिसर्स के साथ बैठ के यूपीएससी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो कितनी बड़ी बात है, कहाँ तक आ गए हम लोग, यही बड़ी बात है। खैर आपसे बात करके सुमित भाई हाँ हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये अच्छाई जो है सफलता में बदले, और एक अच्छा रिजल्ट हम लोग के सामने हो, जो भी हो आपके रिजल्ट में। तो इस बातचीत को दोस्तों यहीं रोकते हैं, और हम लोगों ने जो प्लान किया है डार्क यूपीएससी पे, हम लोग डिलीवर करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच आप लोगों के सुमित भाई, आपका विशेष रूप से थैंक यू। थैंक यू कृपा भाई, और थैंक यू सभी डार्क यूपीएससी के मेंबर।